प्यारे छात्रों, अगला आज का टॉपिक आपका है लवणीय एवं क्षारीय मृदा का प्रबंधन कैसे करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल। सभी छात्र इस वीडियो को शेयर करते रहें और अपने सभी मित्रों तक पहुंचाते रहें। देखिए बेटा कि मैनेजमेंट ऑफ सलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल, इसका प्रबंध कैसे करेंगे। अभी इसके पूर्व क्लास में आपको बताए थे कि एसिड सॉइल क्या है, सलाइन एल्कलाइन सॉइल क्या है। मान लीजिए मिट्टी को हम सुधार तो दिए, लवणीय क्षारीय मृदा थी उसको सुधार दिए, और सुधारने के बाद यदि हम उसका प्रबंधन ठीक ढंग से नहीं किए तो हमारी मृदा पुनः ऊसर हो सकती है, बंजर हो सकती है। तो बेटा इसमें ये जानना है हमको सुधारने के बाद कैसे हम मिट्टी को ऊसर बनने ना दें, किस प्रकार से उसका हम प्रबंधन करें, प्रबंधन पर कैसे जोड़ दें, ये चीज़ आपको जानना है। तो बेटा मैनेजमेंट ऑफ सलाइन एंड एल्कली सॉइल, इसमें सभी चाहे सस्य संबंधी क्रियाएं हों और चाहे बीज बोने की बात हो, अगर हम खेत का अच्छे तरीके से प्रबंध कर ले जाते हैं तो हमारा खेत कभी फिर से ऊसर या बांगर नहीं होगा। प्रबंध में किन किन बातों का ध्यान रखना है वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे खेत की तैयारी तथा जुताई की विधियाँ। तो खेत की तैयारी एवं जुताई की विधियाँ, जब खेत हमारा समतल रहेगा, मतलब ये मेरा खेत है अगर बिल्कुल समतल है तो इसका भी बड़ा प्रभाव पड़ता है, इससे हमारी मृदा ऊसर नहीं हो सकती है। लेकिन अगर ये मान लीजिए मिट्टी ढालू है, फिर कहीं ढाल है, कहीं पर ऊंचा कहीं पर नीचा, ऐसे में क्या होता है कि पानी कहीं पर आकर के लीज के निचली सतहों में गया तो कहीं पर नहीं रहा, कहीं पर ज़्यादा भर गया। इससे आयन एक जगह से दूसरे जगह पर घटते बढ़ते रहते हैं और इनका प्रभाव ज़्यादा तेज़ी से होता रहता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इनके प्रभाव को कम करने के लिए और हमारी मिट्टी सही बनी रहे तो आप मिट्टी को हमेशा समतल रखना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि अगर हम खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई करेंगे तो गहरी जुताई करते हैं तो गहरी जुताई करने से एक्साइरेशन, तो जो भी साल्ट है सिंचाई करने के बाद जो भी साल्ट हैं वो घुल करके और निचली सतहों में चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जो मृदा की भौतिक दशा है वो मृदा की भौतिक दशा भी सुधर जाती है। तो इसलिए मिट्टी को जुताई करके जो उसका हार्ड लेयर है, जो कठोर परत है, उसको तोड़ करके और फिर भुरभुरा किया जाए। अगला है कि क्यारी की तैयारी तथा रोपण विधि। हम क्यारी की तैयारी इस तरीके से करें कि जिससे हमारा अंकुरण काफ़ी अच्छा हो सके। जब अंकुरण अच्छा होगा भाई तभी तो हमको फसल, क्योंकि अंकुरण पर आयनों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्यारी में सिंचाई की एक अच्छे प्रकार की व्यवस्था रखनी चाहिए। और दूसरा चीज़ क्या है कि कूड़ को थोड़ा सा ढालनुमा सिंचाई देना चाहिए और पानी को हो सके तो थोड़ा थोड़ा करके अक्सर देते रहना चाहिए। और अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो काफ़ी अच्छा, अगर प्रवाहित या कुंडनुमा सिंचाई है तो भी इसके लिए काफ़ी अच्छा होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि एक तरफ का ढाल हो, अगर मिट्टी का एक तरफ का ढाल है तो पानी रुकने नहीं पाएगा, वो कहीं ना कहीं बहता रहेगा, तो उससे भी लवण थोड़ा सा दूर रहेंगे या कम रहेंगे, तो इसका भी प्रभाव यहाँ पर करना चाहिए। वही चीज़ अगला है कि सिंचाई, इरिगेशन। सिंचाई में अगर आप बीज का अंकुरण हो गया है, अंकुरण होने के बाद अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो सिंचाई तब इसके लिए फ्लडिंग इरिगेशन ये लाभप्रद रहेगा। फ्लडिंग इरिगेशन मीन्स आप कहें तो बहाव सिंचाई, मतलब पूरे खेत में अच्छे तरीके से पानी को भर देंगे। तो पानी को भर देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे साल्ट इसके साथ घुलकर नीचे चले जाएं और
हमारे फसलों को अच्छा पानी वहाँ पर एक मैनेजमेंट तरीके से बढ़िया पानी उसको मिल सके। तो और इन मृदाओं में सिंचाई थोड़ा जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, इससे वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो पाता है। तो इस प्रकार से आप हो सके तो जल्दी जो सिंचाई अगर करते रहेंगे तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। आगे आता है सस्य संबंधी क्रिया, इसमें एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस करना चाहिए। देखिए बेटा, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस उसमें भी आ जाता है सबसे पहला पॉइंट इसमें कि लवण प्रतिरोधी फसलों का चुनाव। किस फसलों का हम चुनाव करें, अगर हमारी मिट्टी इस प्रकार की है तो उसमें अंकुरण पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे चुकंदर है, ये लवणता के प्रति अच्छा प्रतिरोध है। धान है, ये भी अच्छा प्रतिरोध है। तो ऐसे बीजों को हम बोएं जो रेसिस्टेंट हो, जो लवण के प्रति प्रतिरोध हो और अच्छे तरीके से वो जर्मिनेट हो सके। ऐसे जैसे ज्वार है, बाजरा है, इस सब का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। ऐसी फसलों को भी आप उगा सकते हैं जिनमें लवण सहता ज़्यादा हो। फिर लवण सहित फसलें आगे आपको भी बताते हैं कि लवण सहित फसलें कौन कौन सी फसलें जो जैसे धान बताए, चुकंदर बताए या ज्वार है तो ये सब ज़्यादा मात्रा में सह सकते हैं। फिर बीजों का उपचार, हम बीज को बोने से पहले लवण में किसी साल्ट में उसको डुबो करके और उसके टोलरेंट को बढ़ा लें। जैसे इसमें धान का अगर बीज है तो 0.1% साल्ट के घोल में हम उसको डुबो कर और अच्छे तरीके से हम उसको उपचारित करके बोएंगे तो इससे भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी बेटा यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट रहता है। अगला है कि इसमें लवणीय मृदा पर फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र आप जानते हैं किसी निश्चित क्षेत्र में 2 या 2 से अधिक फसलों को अदल बदल कर बोने की क्रिया को हम फसल चक्र, तो इसमें इस प्रकार का हम फसल चक्र अपनाएं जो लवण को सहने वाले हों। जैसे एक आपका धान, जौ, उसके बाद में फिर काउपी मिस लोबिया, ये आप अपना सकते हैं। उसके बाद में धान और सरसों अपना सकते हैं। ढैंचा भी आपका लवण सहन फसल है। तो जैसे ढैंचा क्या है, हरी खाद है। उसके बाद में फिर ढैंचा के बाद गेहूं है, धान है, आलू है, या फिर ढैंचा धान बरसीम, ये भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसे फसल चक्र आप अपनाएंगे जो ज़्यादा लवण सहन होने हों, जो ज़्यादातर लवण को सहने वाले हों। अगला क्या है कि इसमें खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग, ऐसे हम उर्वरक का प्रयोग करें कि जो क्षारीय प्रकृति के ना हों, उनमें भी विशेष हमको ध्यान देना चाहिए कि क्षारीय प्रकृति के खाद ना हो, ऐसे खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को बढ़ा देना चाहिए। जितना आप डोज देते हैं उसका लगभग 25% थोड़ा सा डोज बढ़ा देना चाहिए। कोई भी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जिससे इसका प्रभाव हो सके। अमोनियम सल्फेट या यूरिया या किसान खाद, ये इसके लिए अच्छा लाभप्रद रहता है। ऐसे खादों को देना चाहिए। इसमें होता क्या है कि जैसे पोटास, फास्फोरस, सोडियम क्लोराइड, ये सब पौधों द्वारा शोषण कम हो जाता है। तो इस उर्वरकों को हम हो सके तो कार्बनिक खादों के साथ दें। ऐसा भी प्रभाव यहाँ पर अपनाना चाहिए। हम देखते हैं कि कौन से ऐसी फसलें हैं जो ESP के लिए, मतलब सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के लिए वो रेसिस्टेंट होती हैं। ESP कल आपको बताए थे कि क्या होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं कि जो ESP के लिए क्या है, साल्ट ESP के लिए टॉलरेंट होते हैं। उनमें फसल ये आपको जानना है। जैसे मान लीजिए किसी भी अगर मृदा में ESP 2 से 10 है और ESP को बेटा हमेशा किस में रखते हैं, परसेंटेज में रखते हैं। तो ऐसी फसलों में अगर 2 से 10 ESP मतलब एक्सचेंजेबल परसेंटेज है तो उसमें नींबू वर्गीय फसलों को आप अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। ये इसके लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहेगा। इसके बाद में अगर 10 से 20 है, तो इसमें आप सेम
अच्छे तरीके से उगा सकते हैं। ये इसके लिए टॉलरेंट होगा, मतलब इसकी टॉलरेंट आप कह सकते हैं कि इसके लिए अच्छा प्रतिरोधी होता है। उसके बाद में अगर 20 से 40 तक है, 20 से अगर 40 तक है तो इसमें आप धान की खेती कर सकते हैं। धान के लिए टॉलरेंट है, धान है, या फिर जैसे आप जई की खेती आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में आप 20 से 40 से 60 अगर है तो 40 से 60 के लिए इसमें गेहूं, कपास, रिजका ऐसी फसलों को भी आप इसमें लगा सकते हैं। गेहूं और फिर इसमें कपास, रिजका ऐसी फसलों को आप इसमें लगा सकते हैं। बहुत शहरों में जो फसलें आती हैं वो 60 से अधिक में, जैसे रोडस घास, अगर ग्रेटर देन 60 है तो इसमें क्या आता है बेटा, रोडस घास। रोडस घास को आप लगा सकते हैं, इसके लिए एक अच्छा प्रभाव हो सकता है। तो यहाँ पर ये फसलें क्या होती है, इसको हम बोल सकते हैं वेरी सेंसिटिव, जो सेंसिटिव में होगा। यहाँ पर ये होगा कि सेंसिटिव में, फिर यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मीडियम सेंसिटिव। ये जो फसलें होती हैं टॉलरेंट होती हैं, और जो नीचे की ये सब फसलें क्या होती हैं कि हाई टॉलरेंट क्रॉप के अकॉर्डिंग आती है। जो ज़्यादा टॉलरेंट फसलें रहती हैं उनका उपयोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो सहायता को, ESP को सहन करने वाली या उनके लिए जो टॉलरेंट फसलें होती हैं या उसके लिए सेंसिटिव फसलें होती हैं, इन फसलों को आप यहाँ पर इस टेबल के माध्यम से जान सकते हैं। इसी में है कि लवण के लिए सहने वाली, जैसे अगर हम फील्ड क्रॉप में कहें तो फील्ड क्रॉप में जैसे जौ है, ढैंचा है, चुकंदर है, तंबाकू है, ये सब हाई टॉलरेंट क्रॉप है जो ज़्यादातर सहन कर सकते हैं। मध्यम में जैसे गेहूं है, ये अच्छा ले सकता है। उसके बाद में कम में आप कह सकते हैं जैसे मूंग है, उड़द है, चना है, मटर है, सनई है, ये सब बहुत कम लवण सहन फसलों के रूप में माने जाते हैं। इसका भी अपना प्रभाव है। तो इस तरीके से आप अगर इस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं तो आपका सलाइन और अल्कलाइन या इससे जो टॉलरेंट क्रॉप है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से आप सुधार सकते हैं।